हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम में। तो आज हम लास्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि द्विघातीय समीकरण होती क्या है, उसकी इक्वेशन कैसे बनती है, उसके समीकरण का फॉर्मेट देखा था हमने। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने हैं भाई उसके हल कैसे निकाले जाएंगे, उसके ये हल कैसे निकाले जाएंगे। तो ये जो हल है उसका वो कैसे निकाला जाएगा उसको हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे गुणनखंड विधि। ये गुणनखंड है, गुणनखंडों द्वारा इसको देखेंगे। अब इसको कैसे किया जाता है, तो जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे इसका फॉर्म हमने क्या देखा था कि भाई ये होता था ax² प्लस bx प्लस c, यही फॉर्मेट देखा था हमने। ठीक है, अब इसमें गुणनखंड विधि किस तरीके से किया जाएगा, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस बीच वाले टर्म को तोड़ते हैं और तोड़ के इसको फॉर्मेट में लाएंगे क्या, x माइनस ए एक्स माइनस बी। ये ए बी नहीं, कुछ और भी हो सकता है, ये हमें नहीं पता, कुछ भी आ सकता है, सी और डी मान लो, कोई भी टर्म्स में इस फॉर्मेट में लेके आना है में से। तो ये क्या हो जाएगा, एक पूरी इक्वेशन टूट के दो भागों में बढ़ जाएगी। तो ये कैसे आएगा, तो हम इसको देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलो भाई एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे कि हम लेते हैं एक इक्वेशन हमारे पास है 2x² माइनस 3x प्लस में 1, ये समीकरण। ये हमने 9th क्लास में भी देख रखा है, लेकिन फिर भी दोबारा देख लीजिए तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो यहाँ देखिए, जिसको आता है अच्छी बात है, इसको नहीं आता है वो भी देखिए, और जो उसको आता है वो भी देख लीजिए। चलो यहाँ देखते हैं, 2 को हमने मल्टीप्लाई किया, 2 को हमने 1 से गुना किया। तो हमें क्या करना होता है, पहले इस 2 को 1 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2 एकम 2 आ गया। अब देखो इसको जब हम इसको गुना करते हैं दोनों को, तो इस बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़ा जाता है जिनको जोड़ने या घटाने पर तो यही आए। ठीक है, जोड़ने या घटाने मतलब हमें करना क्या है, इस ए को पहले क्या करना है, ए और बी को गुना करना है, ए और बी को गुना करना है। ठीक है, और ये ए और बी का गुना जो कर रहे हैं, तो इसमें बी को हमें ऐसे तोड़ना है, इस बी को ऐसे तोड़ने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर तो बी ही आए। यानी हम 3 को ऐसे तोड़ेंगे कि जिसको जोड़ने या फिर घटाने पे 3 ही आए। जैसे हम बात करते हैं, तो जैसे 4 में से 1 गया तो ये 3 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा। तो देखो क्या है, इनका डिफरेंस तो 3 आना चाहिए, लेकिन इसका जो गुणा होता है वो 2 आना चाहिए। तो गुणा क्या 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब ये हम नहीं ले सकते, ये हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम इसमें ऐसी चीज लेंगे जिसको जोड़ने पर तो 3 आए और गुणा करने पे वो वाला 2 आ जाए। तो भाई ये क्या होगा, तो -3 की बात करें तो क्या हम इसको लिख सकते हैं -2 और -1, क्या लिख सकते हैं। तो इन दोनों को देखते हैं, ये दोनों जब जुड़ेंगे आपस में तो -2 और -1 क्या होता है, -3। और इन दोनों को जब गुना करोगे, इन दोनों को जब गुना करोगे तो -2 में जब -1 को गुना किया जाता है तो वो प्लस का 2 ही आता है। तो यहाँ दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है, क्या कि पहले 2 को हमने 1 से गुना किया तो 2 आ गया। अब यहाँ पर सेटिस्फाई ये हो रही है कि इनको जोड़ने पर तो 3 आ रहा है और गुना करने पे वही टर्म आ रही है जो इनको गुना करने पे आया था। ठीक है, आ रहा है समझ में। दोबारा बताता हूं मैं, इसमें क्या है कि पहले पद को हम अंतिम से गुना कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, पहले 2 को हम 1 से गुना कर देंगे, बीच वाले को ऐसे तोड़ेंगे, बीच वाले को ऐसे तोड़ेंगे जिनको जोड़ने पर तो 3 ही आए, जोड़ने पर 3 ही आ रहा है। ठीक है, और गुना करने पर वो नंबर आए जो इन दोनों के गुना से आया था। इन दोनों के गुना से क्या आया था, 2 आया था, तो इन दोनों को गुना करने पे भी 2 आना चाहिए। तो क्या आ रहा है गुना करने पे 2, तो -2 गुना में -1 तो कितना होता है, ये भी 2 हो रहा है, और -2 -1 की बात करें तो ये -3 हो रहा है। यानी दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, यानी हम इस -3 को तोड़ सकते हैं किसमें, -2 में और -1 में। और वो कैसे लिखते हैं यहाँ देख लीजिए। तो 2x² है, इसको लिख सकते हैं -2x -x और प्लस में 1 बराबर में 0, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी हम इसको 3x को तोड़ के 2 और x कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें 2 और x लिखना है, इसको हम उल्टा भी कर सकते थे, x और 2x भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अब इसके बाद प्रोसीजर क्या है, इसके बाद है कि x को कॉमन लेंगे। तो x को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो x ही कॉमन आ रहा है कि कुछ और कॉमन आ रहा है इसमें, इसमें हमारा 2x दोनों कॉमन आ रहा है। तो भाई 2x को हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेते यहाँ क्या बचा, इस पे बचा है सिर्फ x और यहाँ पे बचा है -1। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, जब कुछ कॉमन ना हो ना तो 1 भी कॉमन हो तो 1 भी कॉमन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 1 ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो माइनस बाहर आ जाएगा। -1 को कॉमन लेते के साथ ये वाला x माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो 1 प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ देख सकते हो इस माइनस को अंदर गुना करोगे तो वापस ही आ रहा है ना, यानी हमने कॉमन ठीक लिया है। अब देख लीजिए तुम्हें दिख रहा है क्या x-1 और x-1 सेम आ रहा है, तो हम इस पूरी इक्वेशन में x-1 को कॉमन लेके बाहर ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो x-1 को मैंने कॉमन लेके बाहर ले लिया और यहाँ बचा है 2x-1 बराबर में 0। यहाँ चीज़ें आ गई है। तो हमें क्या करना है, पहले इस इक्वेशन को, ये जो समीकरण दे रखी है, इसको तोड़ के इस फॉर्मेट में करना है। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, अगर ये टर्म 0 के नीचे जाती है, अगर ये 2x-1 0 के नीचे जाता है, तो 0 के बटे में कुछ भी हो, 0 के बटे में कुछ भी होता है तो वो 0 ही होता है 0। तो हम अगर इसको उठा के नीचे लाते हैं 0 के, तो 0 हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं x-1 बराबर में 0 बटे में 2x-1, ये कर सकते हैं। अब बोलोगे सर इसको क्यों नहीं नीचे लेके गए, इसको भी तो ले आ सकते थे, तो भाई उसको भी लेके जाएंगे। अब इसको नीचे लेके अगर जाते हैं तो ये बच जाएगा, यानी हम कहेंगे क्या 2x-1 बराबर में 0 बटे में x-1, ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 0 बटे समथिंग 0 ही होता है, तो यहाँ नहीं हम दे सकते हैं क्या x-1 बराबर में 0। मतलब ये स्टेप करने की जरूरत नहीं, मैं जस्ट समझाने के लिए कहा है। क्या करना है, इसके बराबर में एक बार 0 लिख दिया, इसके बराबर में एक बार 0 लिख दिया, क्योंकि वो 0 ही आएगा और कैसे आया है वो मैंने बता दिया है। ठीक है, यानी हमने इसके बराबर में 0 लिखा और इसके बराबर में भी 0 लिख दिया। अब यहाँ से x का मान क्या आ रहा है, तो x का मान आ रहा है 1। चलो जी बहुत अच्छी बात है। यहाँ से x का मान क्या आ रहा है, तो इसको 1 को उठा के उस साइड लेके जाएंगे, तो वहाँ जाते ही वो हो जाएगा 1, x का मान आ जाएगा 1/2। यानी हम यहाँ देख सकते हैं कि x के 2 मान आ गए हैं, एक 1 आया है और एक 1/2 आया है। तो जैसा कि आप लोगों ने बहुपद में पढ़ा हुआ है, बहुपद में क्या पढ़ा है कि भाई अगर कोई द्विघातीय बहुपद है तो उसके हल कितने आते थे, तो उसके अधिकतम 2 हल आते थे। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ है, द्विघातीय समीकरण तो इसके 2 हल तो आएंगे। ठीक है, द्विघातीय है तो 2 हल आएंगे इसके। ठीक है, जिसके होते हैं 3 घात होते हैं उसके 3 हल तक आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं द्विघातीय समीकरण, तो इसमें आप देखोगे हर किसी के 2 हल आएंगे। ठीक है, और ये जो 2 हल आ रहे हैं यही इसके मूल भी होते हैं और यही हल भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया भाई कोई भी चीज़ को, कोई भी समीकरण को किस तरह से गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ा जा सकता है और x का मान निकाला जा सकता है। जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में क्या किया था, सबके समीकरण निकाल के छोड़ दिए थे। ठीक है, तो समीकरण निकाल के छोड़ तो दिया था, लेकिन मैं इसमें बताना चाहूँगा कि उसको हम हल इस तरीके से भी कर सकते थे और x का मान निकालेंगे, जो कि हम करेंगे अब इस एक्सरसाइज में, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, चलो आप इसको नोट कर सकते हो। हम आते हैं इसका उदाहरण से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो इसमें उदाहरण में क्या दे रखा है, गुणनखंड द्वारा समीकरण इसको के मूल ज्ञात कीजिए। मूल क्या, जो हमने x के मान ज्ञात किया था ना, वही x का मान ही मूल होता है। ठीक है, जिसको हम पहले बोलते थे 9वीं क्लास में शून्यांक ज्ञात करते थे, तो शून्यांक और मूल एक ही चीज़ याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मूल निकालना है। मूल मतलब क्या हो गया, तो मूल का मतलब है कि भाई हमें x का मान निकालना है। ठीक है, चलो भाई यहाँ पर देखते हैं 2x² माइनस 5x है और प्लस में 3 है, यही चीज़ हमारे पास है, और बराबर में 0 लिख दिया हमने। अब फिर से देखेंगे, 2 को हमने 3 से गुना किया तो आएगा 6, बहुत अच्छी बात है। अब 5 को ऐसे तोड़े कि 6 आ जाए, तो भाई दिमाग में आएगा भाई 5 को कैसे तोड़े कि 6 आ जाए। ऐसे 2 संख्याएं लिखे जिससे कि मतलब 5 को ऐसे तोड़े कि इसको जोड़ने पे तो 5 है और गुना करने पे 6 आए, तो दिमाग में एक आएगा भाई करते हैं क्या, -6 और +1 कर देते हैं। इससे ये भी हो जाएगा भाई -6 में से 1 गया, ठीक है, तो 5 ही आएगा माइनस का, और 6 कम 6 भी आता है, तो हम इसको तोड़ देते हैं -6 और 1 से। ठीक है, तो जब इसको -6 और 1 से तोड़ोगे तो हो जाएगा गलत। भाई अब क्या हो गया सर, आपने तो वही बताया था, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ तो देख लो, -6 को जैसे 1 से गुना करोगे, ये तो आ रहा है सही बिल्कुल -5 आ रहा है, लेकिन -6 को जब गुना करोगे 1 से तो ये आ जाएगा -6, और ये नहीं था, ये चीज़ ये नहीं थी, ये यहाँ पे प्लस का 6 था और वहाँ नीचे आ रहा है माइनस का 6, मतलब ये वाला पोर्शन गलत हो गया, हम इसको नहीं ले सकते। तो यानी माइनस प्लस का भी ध्यान दे लेना। अब इसको देखो -5 है, इसको कैसे कर सकते हैं, तो हम इसको तोड़ सकते हैं -2 और -3, क्या ये तोड़ा जा सकता है? अब देख लो यहाँ पे -2 में -3
जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, -5 आएगा। पहली चीज़ सही आ रही है जो कि -5 आना चाहिए। दूसरी चीज़ -2 को जब गुना करेंगे -3 से तो ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 6 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो भाई ये 6 भी बराबर हो रहा है, ठीक है, और -5 भी आ रहा है, तो यानी हम इसके फैक्टर -2 और -3 ले सकते हैं। चलो भाई, यहाँ पर हमने लिखा ये 2x² और यहाँ प्लस में 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 2x कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन ले लिया और यहाँ क्या बचा, x - 1 बचा। यहाँ पर से -3 कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन आते हैं हम लिख सकते हैं x - 1। अच्छा एक चीज़, हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ये गलत है कि सही है? सर हम तो बस कर देंगे तो भाई सब कुछ जो आएगा वो आंसर आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, तो भाई हमें तो पता ही नहीं चलेगा गलत कैसे होगा। तो इसका भी निवारण है, क्या चीज़ है, तो यहाँ आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे ही आप फैक्टर करोगे इसके, यहाँ पर करोगे, अगर 6 और 1 लेते हैं तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ अलग आ जाती है। यानी अभी हमारे पास दिख रहा है x - 1 और x - 1 बराबर आ रहा है। अगर ये दोनों चीज़ें बराबर आ रही हैं यानी आप सही जा रहे हो, ठीक है, ये दोनों बराबर है तो आप सही जा रहे हो, यानी हम अभी सही जा रहे हैं क्योंकि ये दोनों चीज़ें बराबर आ गई हैं। तो हम इसको देखते हैं, बराबर आ गए तो अब क्या करें, तो जो हमने पिछली बार किया था x - 1 को कॉमन लेके बाहर लिख लेते हैं। तो इसको हमने लिया, x - 1 को बाहर ले लिया और यहाँ बच गया 2x - 3 ले लिया, ठीक है, 2x - 3 ले लिया और बराबर में हो गया 0, ठीक है। तो अब तो इसकी जरूरत नहीं है, ये तो हमने फैक्टर करने के लिए देखा था बस। चलो भाई, अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, यानी x - 1 बराबर में 0 होगा और इसके बराबर में अलग से 0 कर दो। तो यहाँ से x का मान कितना आ रहा है, तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, x का मान आ रहा है यहाँ से 1 और यहाँ से x का मान कितना आ रहा है, तो x के लिए 3 जाके उधर जाके प्लस का हो जाएगा। चलो भाई, और 2 गुना में है, नीचे आके भाग का हो जाएगा। x के 2 मूल निकल गए हमारे, एक आया है 1, एक आया है 3/2, ठीक है। तो आगे समझ में आपको, चलो जी अच्छी बात है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द्विघातीय समीकरण जो हमारे पास 6x² - x - 2 = 0, ये चीज़ें हैं। अब इसके मूल ज्ञात करने, इसके मूल के लिए क्या करेंगे, फिर से वही चीज़ हमने क्या किया, जो हमारे पास है 6x² - x - 2 = 0। अब फिर से हम 6 को 2 से गुना करेंगे, तो 6 दूनी आ गया, 6 को 2 से नहीं -2 से गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, -2 से गुना करेंगे तो ये आ रहा है -12। चलो भाई, अब इस x को ऐसे तोड़ना है कि गुना करके तो -12 आए और जोड़ने पर -x आए, ठीक है। तो हमें मालूम है 12 के फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं, 12 को किस तरह से तोड़ा जा सकता है। तो भाई एक तो होगा 12 एकम 12, एक होगा 6 गुने 2, एक होगा 3 गुने में 4 और कुछ है, और बाकी 2 गुने में 6 होगा तो बस बात एक ही हो जाएगी। तो ये 3 फैक्टर 12 के टूटे सकते हैं। तो अगर मैं 12 और 1 लेता हूँ तो 12 और 1 लेंगे तो 12 एकम 12 तो आ जाएगा, लेकिन 12 और 1 को जोड़ो या घटाओ तो x तो नहीं आएगा, ठीक है। x तो नहीं आएगा तो फिर तो दिक्कत वाली बात है, मतलब ये वाला नहीं सूट कर रहा। 6 और 2 की बात करें तो 6 दूनी 12 तो आ रहा है, गुना करके 12 आ रहा है, लेकिन 6 और 2 भाई घटा के भी x तो नहीं आएगा, ठीक है ना, 1 तो नहीं आएगा, तो ये भी गलत। तो यानी हम कर सकते हैं ये वाला 3 गुने में 4। अब 4 तिया 12 हो रहा है और 3 में से 4 गया, अगर मैं कहूँ 3 में से 4 गया तो -1 आ रहा है, तो यहाँ -1 ही चाहिए हमें, यानी 3 और 4 वाला परफेक्ट जा रहा है बिल्कुल। तो यानी हम यहाँ कर सकते हैं क्या, 6x² माइनस में 3x, सॉरी प्लस में 3x, 3 प्लस का है, और माइनस में 4x, और इसको जब गुना करेंगे तो 4 गुने में ये लिख सकते हैं ना, 3 गुने में -4 करेंगे तो ये भी -12 आ रहा है, ये भी आ रहा है 3 गुने में -4, तो इससे -12 आ गया तुम्हारा। तो यानी कि ये 12 भी आ रहा है हमारा और जोड़ने पर 1 भी आ रहा है, तो बिल्कुल सही, सब कुछ सही जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -2 = 0। सेम कर दिया, इस x को तोड़ के हमने 3 में से 4 घटा दिया तो x आ रहा है। अब देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, तो कुछ कॉमन की बात करें तो यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आते ही तो आ रहा है 3 दूनी 6, मतलब 2x बचेगा और प्लस में 1। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें हम देख सकते हैं -2 कॉमन आ रहा है, तो -2 को कॉमन ले लिया और आ गया 2x + 1। फिर से वही चीज़ आ गई, सेम आ गया, सेम आना ज़रूरी है,
ठीक है, तो इसको हम कॉमन लेके फिर से अलग करते हैं, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 और 3x माइनस 2, ये आ गया। अब दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। अलग अलग कैसे लिखेंगे? 2x प्लस 1 बराबर में 0 और 3x प्लस माइनस 2 बराबर में 0। यहाँ से x का मान निकाला, जो आ गया -1/2 आ गया, और इसका आ गया x का मान 2/3 आ गया। ठीक है, माइनस वाला उधर जाके प्लस और 3 वाला नीचे भाग में, तो x के 2 मूल आ गए, बात खत्म। इसके आंसर हमारे दोनों मूल निकल चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद दे रखा है, देखो रूट वाला आ गया। भाई सब रूट वाला देखते डर लग गया होगा, भाई रूट आ गया, रूट आ गया, तो बहुत बड़ी चीज़ आ गई। चलो इसको भी देखते हैं भाई कितनी बड़ी चीज़ है और क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो 3x² माइनस में 2√6x प्लस में 2 बराबर में 0, ये इक्वेशन है। फिर से वही चीज़, 3 को 2 से गुना करना है, तो 3 दूनी 6 आ रहा है। ठीक है, और इसको ऐसे तोड़ना है, जिनको गुना करके तो 6 आए और जोड़ने पर यही आए। अब बोलेगा भाई तोड़े कैसे, रूट हमें आ गया। तो यहाँ तो मैं दिख रहा है 2√6 है, तो इस 2√6 को क्या लिख सकते हो भाई? तोड़ के मैं लिख सकता हूँ √6 और √6। अब इन दोनों को जोड़ोगे अगर, तो 2√6 आ जाएगा, यही आएगा। लेकिन दोनों माइनस, ये 2 माइनस किए ना, तो हम माइनस वाला ही लेके चलेंगे। तो भाई ऐसे तोड़ सकते हैं इसको, -√6 ये आ जाएगा। चलो भाई इन दोनों को गुना करते हैं, तो क्या आएगा? तो -√6 को गुना करोगे -√6 से, तो कितना आएगा? तो माइनस माइनस प्लस, और √6 क्या होता है? √6 का स्क्वायर हो जाता है, और हमें मालूम है स्क्वायर से रूट कट गया, तो आया कितना? 6 आया। तो क्या ये बराबर आया? तो बिल्कुल बराबर आ गया। और क्या ये भी बराबर आ रहा है इसके? तो हाँ जी आ रहा है। तो बिल्कुल भाई सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, यानी बिल्कुल आसान हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, रूट का कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3x² माइनस में √6x माइनस में √6x और प्लस में 2 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो हाँ भाई कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? 3x कॉमन आ रहा है। 3x नहीं आ रहा है, 3 नहीं कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है। तो x कॉमन आते क्या आ रहा है? 3 माइनस में √6x, √6 है बस, x नहीं है। तीन एक्स माइनस में √6, ये चीज़ आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? इसमें कॉमन क्या आ रहा है? तो भाई इसमें -1 कॉमन आ रहा है। तो क्या आ रहा है -1 कॉमन आने में? तो अब बोलोगे सर इसमें तो गड़बड़ हो रही है, इसमें तो हमारे पास नहीं आ रहा कुछ भी, ये तो दिक्कत वाली बात है, ये तो नहीं आ रहा। तो ये गड़बड़ क्यों हो रही है? क्योंकि हमने पूरी चीज़ें कॉमन नहीं ली। कॉमन और भी चीज़ें आ सकती है, कैसे कॉमन आ सकती है? तो यहाँ देखते हैं। तो कॉमन लेने में क्या है? 3 को, क्या 3 को हम ये लिख सकते हैं √3 गुने में √3 लिख सकते हैं? तो हाँ भाई √3 का स्क्वायर 3 ही होता है। चलो ठीक है, √6 को क्या लिख सकते हैं हम? √3 गुने में √2 ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है भाई √3, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? तो √3 कॉमन आ रहा है और x तो कॉमन है ही। तो बचा क्या? अगर मैं √3 कॉमन ले लेता हूँ तो बचा क्या? तो इस 3 वाली जगह पे √3 बचा और √6 वाली जगह पे √2 बचा। तो यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर बचा √3x और √6 की जगह पे क्या बचा है? √2x बचा है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें भी देख सकते हो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 और √2 लिख सकते हैं। अगर मैं इन दोनों में कॉमन लूँ, इन दोनों में कॉमन लूँ, तो कॉमन क्या होता है? जो सेम होता है। तो ये कॉमन आ रहा है इसमें, तो बचा ये दोनों चीज़। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन लेता हूँ -√2, तो बचा क्या यहाँ पे? तो यहाँ बच गया √3। देखो 6 की जगह इसमें दोनों में कॉमन लेंगे तो 3 बच रहा है, तो √3 बच रहा है और 2 की जगह √2 बच रहा है। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि माइनस कॉमन लिया था, तो माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। ठीक है, अब क्या बराबर दिख रहा है? ये नहीं आ गया यहाँ पे। हाँ, अब क्या बराबर दिख रहा है? तो हाँ जी बिल्कुल बराबर दिख रहा है, ये चीज़ इसके बराबर आ रही है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? देखो क्या चीज़ है, हमें पूरा कॉमन लेना पड़ेगा तभी चीज़ें ठीक दिखेगी। तो यहाँ से हमने इसको कॉमन ले लिया अलग से, तो ये क्या आ गया? √3x माइनस √2
और यहाँ आ गया √3x माइनस √2। यहाँ पर चीज़ें आ गई। यहाँ से दोनों देख रहे हो दोनों के दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि इसमें आंसर तो सेम आने वाला है भाई। इसके भी बराबर 0 और इसके भी बराबर 0 हो रहा है। अब यहाँ से हम x का मान कितना निकालेंगे, तो ये चीज़ आएगी उधर जाके √2 आ जाएगा और ये √3 नीचे आ जाएगा। यहाँ से x का मान निकाले तो √2 इधर आ जाएगा सामने और √3 नीचे आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं इसके समान मूल निकले हैं, एक जैसे मूल निकले हैं, ठीक है ना, एक जैसा मूल इसका निकला है। दो मूल हैं लेकिन दोनों एक जैसे ही निकले हैं, क्योंकि द्विघातीय समीकरण है तो दो तो मूल निकलेंगे, तो दोनों निकले हैं और दोनों एक जैसे निकले हैं, ठीक है। चलो भाई इसको आप नोट कर सकते हो। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो अनुच्छेद 4.1 में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको दोबारा से टाइप करवाया यहाँ पे। इसमें हमारे पास ये चीज़ है, चलो ठीक है। इसमें कह रखा है कि मान लीजिए कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट है जिसमें 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाया गया। मतलब ये जो है 300 मीटर स्क्वायर का प्रार्थना कक्ष, यहाँ पर प्रार्थना करनी है भाई, ठीक है। अब इसमें कह रखा है जिसको लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। तो लंबाई जो है, ये लंबाई है, चौड़ाई को माना है x, और लंबाई जो है इसके 2 गुने से 1 अधिक है। चलो भाई अच्छी बात है। कक्षा की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए, कक्षा की लंबाई और चौड़ाई मतलब x का मान निकालना है यहाँ पे। तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो हमें मालूम है भाई क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 300 मीटर स्क्वायर, यही है। जब क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है तो इसका क्षेत्रफल निकलता कैसे है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, यानी हम कह सकते हैं x गुने में 2x + 1 बराबर में 300 आएगा। चलो भाई अच्छी बात है। अब इसको जब अंदर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x² प्लस में x, और ये 300 को इधर ले आएंगे -300, ये आ गया। अब इसमें देखेंगे 2 को गुना किया 300 से, 2 को गुना किया 300 से, तो यानी आ रहा है 600। अब बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि भाई 600 है, तो भाई कैसे टूटेगा बताइए इसको। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि भाई 600 लाना है, हम कैसे तोड़ें, तो 600, अब तुम्हें बताऊं 600 के फैक्टर के लिए 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का, यानी मुझे मालूम है 25 गुने में 25 जो होता है वो 625 होता है, ठीक है। अगर मैं इसको एक कम कर दूं, अगर इसको एक कम कर दूं तो ये हो जाएगा 600। थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। 25 को जब 24 से गुना करेंगे तो 600 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं, देखो क्या चीज़ है, एक चाहिए था मुझे, अगर एक चाहिए मतलब क्या होगा, कोई अंतर ही होगा एक, भाई एक अंतर होगा तभी तो एक ला पाएंगे, तो गुना करना है हमें 600 तक पहुंचना है, ठीक है। तो भाई कुछ दो संख्याओं के बीच का अंतर होगा, माइनस करके ही तो एक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 25 और 24, 25 में से 24 गया, एक बचा, और 25 और 24 को गुना कर रहे हैं तो 600 भी आ रहा है, दोनों कंडीशन आ रही है। तो यानी हम यहाँ कर सकते हैं 2x² प्लस में 25 कर लेते हैं। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, 24 को इधर लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दोनों तरफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कभी बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा बढ़ जाता है या घट जाता है, इस तरह से चीज़ें होती है, गलती नहीं होती है अगर हम इसको आप इंटरचेंज कर दें तो यहाँ हम देख सकते हैं 25x में से 24x गया, सिंगल एक x आ रहा है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन की बात करें तो इसमें से कॉमन आ रहा है 2x। अब 2x कॉमन आते ही क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x माइनस में 12, और यहाँ से 25 कॉमन लेंगे, तो 25 कॉमन लेते ही कितना आ रहा है, इसलिए मैंने 25 इधर लिखा, क्योंकि 25 300 से आराम से कॉमन आ जाएगा, और 2 12 से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, इसलिए साथ साथ में लिख दिया। 25 कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, x माइनस में ये कितना है, 25 चौके 100, 4 12 12 ही आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई हैं, तो इसकी तो खैर अब जरूरत नहीं है, तो ठीक। इसमें हम देख सकते हैं x - 12 इसको साथ में लिख लिया हमने, एक बार कॉमन ले लिया, बचा क्या 2x प्लस में 25, ये चीज़ आ गई है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं x - 12 बराबर में 0 होगा, और 2x
प्लस 25 बराबर में 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे 12 और यहाँ से x का मान निकालेंगे 25, उस तरफ जाएगा। ठीक है, ये 2x रह गया इधर, इस 2 को हम उठा के नीचे लिख सकते हैं। यानी हमारे पास x की दो मान आ गए हैं। x का मान क्या आ गया है, x या फिर 12 होगा या फिर 25/2 होगा। ठीक है, और अगर x 12 है, अगर ये x 12 है तो ये कितना होगा, 12 दूनी 24 और 1 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी x को हमने क्या माना था, x को माना था हमने इसकी चौड़ाई। अगर चौड़ाई x 12 है तो लंबाई जो है, लेंथ जो लंबाई जो है वो कितनी आएगी, तो वो है हमारे पास 2x प्लस में 1 है। तो हम इस x की जगह क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। मतलब 12 गुने में 2 प्लस में 1 यानी 25 आ सकता है। ठीक है, ये इस कंडीशन में है। और अगर x ये रहता है तो लेंथ लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास, भाई इसकी जगह 25/2 लिखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ क्या, मैंने लिखा 25/2 गुने में 2 प्लस में 1 यानी 2 से 2 कट गया और ये आ गया 26। यानी अगर x का मान 25/2 होता है तो लंबाई 26 होगी, अगर x का मान 12 होता है तो लंबाई 25 होगी। दोनों कंडीशन में आपका क्षेत्रफल जो आएगा वो 300 ही आएगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में 300 आएगा। तो यहाँ पे ये दो साइड है, ये दो भुजाएं इसकी हो सकती है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ तक हमारे उदाहरण खत्म हो चुके हैं। तो अब आ गए हम प्रश्नावली पे। भाई प्रश्नावली में क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, चलो भाई प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली में क्या क्या रखा है, गुणनखंड विधि से हमें इसके मूल ज्ञात करने। चलो भाई अच्छी बात है, कर देते हैं गुणनखंड विधि से मूल। हाँ भाई, तो इसमें लिखा हुआ है x² 3x और 10, यानी इसके साथ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब 1 होता है। 1 को 10 से गुना किया, 1 को 10 से गुना किया तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसको तोड़ना है 3 को, तो 3 को कैसे तोड़ेंगे, देखो 10 नहीं -10 था, तो -10 होते ही है -10 आएगा यहाँ पे। अब इसको तोड़ना है हमें, तो 3 को जब तोड़ना है और आंसर माइनस में आना है, तो आंसर देखो याद रखना, जब भी आंसर माइनस में आएगा तो यानी इस कंडीशन में यहाँ भी जो भी वैल्यू जो दो टूटेगी, एक वैल्यू माइनस में टूटेगी और एक वैल्यू प्लस में टूटेगी। याद रखना कि जब भी यहाँ पर गुणा माइनस में आ रहा है तो एक वैल्यू यहाँ माइनस की होगी, एक वैल्यू प्लस की होगी। और अगर यहाँ पर चीज़ें प्लस की आ रही हैं, अगर गुना करके, जैसे यहाँ मैं अलग से लिख देता हूँ, अगर a गुने में b माइनस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो उस कंडीशन में एक चीज़ नेगेटिव होगी और एक चीज़ पॉजिटिव होगी। ठीक है, और अगर a गुने में b पॉजिटिव आ रहा है तो फिर उस कंडीशन में जो हमारे इसके मूल निकलेंगे वो दोनों नेगेटिव में होंगे या फिर दोनों पॉजिटिव में होंगे। ठीक है, ये याद रखना। तो फिलहाल कंडीशन कौन सी है, तो नेगेटिव आ रहा है, यानी एक संख्या बड़ी होगी एक संख्या छोटी होगी, उसको घटाया जाए, मतलब एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा, ये चीज़ें हैं। चलो भाई, तो यहाँ पर हमने देखा 1 को 10 से गुना किया, -10 आ रहा है। 3 को ऐसे तोड़ना है कि वो जोड़ने पर तो 3 ही आए या फिर घटाने पर 3 ही आए और गुना करने पर 10 आ जाए। तो क्या होगा भाई, तो हम एक बड़ा और एक छोटा ले सकते हैं। तो हम 3 को क्या करेंगे भाई, 3 कैसे आता है, तो 3 आता है 4 में से 1 गया 3, लेकिन 4 एकम 4 ही आ रहा है। 5 में से 2 गया तब भी 3 और 5 दूनी 10 आता है, यानी बिल्कुल सही। यानी आप कह सकते हो कि हम लिखेंगे -5x और प्लस में 3x लिख सकते हैं, -5 + 3, और ये आ रहा है हमारे पास, सॉरी 3 नहीं 2 लिखना था हमें, तो ये आ रहा है -3, बिल्कुल सही। और इसका गुणा भी करेंगे तो -5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 आ रहा है माइनस का, तो बिल्कुल सही जा रहा है। तो यानी हम इसको तोड़ सकते हैं क्या, x² -5x प्लस में 2x और प्लस में 10, ये लिख सकते हैं। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, ये जस्ट कंफर्मेशन के लिए था। अब यहाँ पर क्या है, इसमें हम कॉमन ले रहे हैं x, तो यहाँ आ रहा है x -5, इसमें कॉमन ले रहे हैं 2, तो ये आ रहा है x। अब यहाँ पे अच्छा वही सोचूंगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हम कर रहे थे, अभी यहाँ पर आ जाता +5, इस कंडीशन में +5 जाता, तो हम देखते भाई नहीं कुछ गड़बड़ी होगी, तो इसको देखते हमारे दिमाग में समझ में आ जाएगा भाई कुछ तो गलत किया है हमने, कि क्योंकि दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। तो फिर हमने यहाँ देखा भाई हमने क्वेश्चन ही गलत उतारा था, माइनस यहाँ था और यहाँ हमने प्लस लिखा हुआ था, तो माइनस लिख देते हैं। तो इसको माइनस लिखते हैं, यहाँ पर अपने आप माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो -5 ही आएगा। अब ये x -5 एक साथ लिखा हमने, तो यहाँ आ गया x -5 और ये क्या आ गया, x + 2 आ गया बराबर में 0।
यहाँ से x का मान कितना आ रहा है, तो x का मान यहाँ से 5 आ रहा है, और यहाँ से x का मान कितना आ रहा है, तो -2 आ रहा है। ये दोनों इसके आंसर आ गए, इसके दो मूल ज्ञात हो गए हमारे पास कि x के दो मूल आ गए हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, तो यहाँ हम देख सकते हैं 2 को 6 से गुना किया, तो 2 गुने में -6, तो -12 आ रहा है, -12 आ गया। उसके बाद x को ऐसे तोड़ना है, अब फिर से देखो माइनस आ गया, मतलब दोनों एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, हमें चाहिए x मतलब अब 12 कैसे आएगा भाई, 12 मतलब 1 चाहिए हमें, माइनस का मतलब कोई बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। ठीक है, तो डिफरेंस तो 1 ही चाहिए, मतलब लगातार नंबर होगा। तो भाई क्या हो सकता है, 3 और 4, 4 तिया 12 हो रहा है, और 4 में से 3 गया, 1 बचा, बिल्कुल सही। यानी हम लिख सकते हैं 4 - 3, ये भी 1 हो रहा है, और 4 गुने में -3, ये भी -12 हो रहा है, जो इसके बराबर है। ठीक है, यानी हमारा बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है 4 और -3, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2x² माइनस में प्लस में 4x और माइनस में 3x और माइनस में 6 बराबर 0। ये हो गया हमारा, इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन हमारा आ रहा है 2x, और ये कितना है हमारे पास, x + 2 आ गया। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो -3, और ये आ रहा है x + 2। अब यहाँ से x + 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लिया हमने, बिल्कुल सही। और यहाँ बच गया 2x माइनस में 3 बच गया। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं x का मान निकालेंगे, इसको दोनों को अलग अलग लिखा हमने। और यहाँ से x का मान आ गया -2, और यहाँ पर x का मान आ गया 3/2, यानी हमने देख लिया इसके दो मूल ज्ञात हो गए हैं। ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ देख लेते हैं, फिर से रूट वाला आ गया, भाई साहब रूट वाला आ गया, डरो मत, आराम से होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको फिर से इससे गुना करेंगे, मतलब √2 को गुना किया हमने 5√2 से, तो √2 से गुना होता है, तो √2 का स्क्वायर यानी रूट खत्म, 5 दूनी 10 बचा बस ये, यानी इसको सिर्फ लिख सकते हैं हम क्या, 5 गुने में 2 लिख सकते हैं, जो कि 10 आ जाएगा। चलो भाई, अब 7 को ऐसे तोड़ना है कि 10 आ जाए। अब यहाँ देखो ये प्लस में आया है, ये प्लस में आया है, प्लस का मतलब क्या हो गया कि भाई प्लस में आया तो दोनों पॉजिटिव आएंगे या दोनों नेगेटिव आएंगे। अब दोनों नेगेटिव आता तो बीच वाली नेगेटिव वाली तो है नहीं, तो प्लस है, तो दोनों पॉजिटिव ही आएंगे। तो हम कर सकते हैं 10 कैसे आ सकता है भाई, 7 को कैसे तोड़ूं, तो 4 और 3, 4 तिया 12 होता है, 10 तो नहीं आया। ठीक है, लेकिन 5 और 2 ये तो आ रहा है, 5 दूनी 10 हो रहा है, तो यानी मैं कह सकते हैं 5 और 2 यार है, और 5 दूनी 10 भी है, और 5 और 2 7 भी है। तो यहाँ हम इसको तोड़ सकते हैं, √2x प्लस में 5x प्लस में 2x और प्लस में 5√2, ये आ सकता है हमारे पास। चलो भाई ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो हाँ भाई कॉमन आ रहा है, क्या, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आती आ रहा है, √2x प्लस में 5 आ रहा है। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो हाँ भाई आ रहा है, क्या कि √2। अब 2 को मैंने बताया हुआ है, 2 को हम √2 गुने में √2 लिख सकते हैं, यानी इस 2 का मतलब यहाँ पर 2 √2 हैं, तो एक √2 तो कॉमन आ सकता है, तो हमने यहाँ पर √2 को कॉमन ले लिया। तो ये हमारे पास आ गया x प्लस में, x नहीं आएगा। अब देखो √2 अगर कॉमन ले लिया तो एक √2 तो बचा यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं √2x प्लस में 5। तो क्या चीज़ें सेम हुई, बिल्कुल हो गई सेम। तो यहाँ हम लिख सकते हैं √2x प्लस में 5 और x प्लस में √2 बराबर में 0, ये आ गई वैल्यू। अब इन दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है √2x प्लस में 5 बराबर में 0 और x प्लस में √2 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या आ रहा है, -5 बटे में √2, और यहाँ से x का मान आ रहा है -√2। ठीक है, तो ये हमारे दो मूल निकल गए, तो हम आप इसको नोट कर सकते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हमारे पास कुछ बोलोगे खतरनाक सा आ गया सर जी, तो वही 1/8 आ गया, ये क्या हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, इसको देखो तो सही,
यहाँ पर क्या चीज़ है, इसमें हम नीचे 1 लगा के इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम इसका पूरे का 8 आ रहा है। ये 8 सबसे गुना होगा तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 8x² हो जाएगा। 8 दूनी 16, 16x² हो जाएगा। और ये 8 फिर से यहाँ भी गुना होगा तो ये 8x हो जाएगा और प्लस में 1 बराबर में 0। अब ये 8 जब इधर से जाके 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। यानी हमने इस समीकरण को थोड़ा सा ढंग का बना दिया। 16x² माइनस में 8x प्लस में 1 बराबर में 0 आ गया। अब देखते हैं 16 को 1 से गुना किया तो 16 ही आ गया। ठीक है, अब 8 को तोड़ना है तो भाई प्लस का है और यहाँ पे माइनस चाहिए हमें, तो दोनों माइनस की होनी चाहिए। तो दोनों माइनस के होंगे तो क्या होगा, हम कर सकते हैं 16 कैसे आएगा, 4 चौक 16। 8 के लिए क्या होगा, 4 चौक 16 आ रहा है। तो हम -4 और -4 कर सकते हैं जो कि -8 आ रहा है। अब -4 गुने में -4 जो कि 16 आ रहा है। सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम इसी को यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16x² -4x और -4x प्लस में 1। ये आ रहा है। इसमें से कुछ कॉमन आया तो हाँ भाई कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, 4x। 4x कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया 4x माइनस में 1। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो हाँ -1 ले लेते हैं कॉमन, कुछ नहीं है तो 4x माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, ये दोनों चीज़ें सेम आ रही है। तो सेम आ रही है तो इसको लिख देंगे हमें 4x माइनस 1। और यहाँ जो बचा ये 4x माइनस 1 बच गया तो उसको भी लिख देते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं हम दोनों सेम आ गया है, यानी इसका आंसर भी सेम ही आने वाला है। ठीक है, इसका आंसर भी सेम आने वाला है, जिसमें हम देख सकते हैं 4x माइनस 1 बराबर में 0 और 4x माइनस 1 बराबर में 0। यहाँ से x का मान कितना आ गया, 1/4 और यहाँ से भी x का मान आ गया 1/4। यानी 2 समान मूल ज्ञात हो गए हमें यहाँ पे। ठीक है, 2 समान मूल ज्ञात हो गए हैं। चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो। आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है 100x² माइनस 20x प्लस 1, मतलब 100x² के साथ है। तो यहाँ हम देखेंगे भाई बड़े नंबर आ गया, बड़ा बड़ा कुछ नहीं, सब हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं, मज़े में करेंगे। 100 को 1 से करेंगे तो 100 को 1 से करा हमने तो 100 आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब ये पॉजिटिव आया है और ये नेगेटिव है यहाँ पे, तो यानी जो दो मूल निकलेंगे दोनों नेगेटिव में निकलेंगे, दोनों नेगेटिव में निकलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 20 लिखा है। 20 को 100 तक कैसे करें, क्या चीज़ जोड़े के 20 बन जाए और गुना करें 100 बन जाए। तो हम कह सकते हैं 20 को कह सकते हैं 10 और 10, 10 और 10 20 है, और 10 को 10 से गुना करोगे तो 100 आएगा। यानी हम कर सकते हैं -10 और -10 जो कि 20 आ रहा है, और -10 गुने में -10, ठीक है, ये हमारा 100 आ रहा है। बिल्कुल सेटिस्फाई। ठीक है, तो अब इसको करते हैं सॉल्व। 100x² माइनस 10x ये आ गया। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं क्या कॉमन आ रहा है, तो 10x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया 10x माइनस 1, और यहाँ बच गया -1 कॉमन ले लिया तो 10x माइनस 1। ये चीज़ आ गया, सेम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10x माइनस 1, ये वाला कॉमन लेके, और जो बचा है ये दोनों तो उसको भी लिख देते हैं 10x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से हम करेंगे 10x माइनस 1 बराबर में 0 और 10x माइनस 1 बराबर में 0, ये चीज़ हो जाएगा। चलो भाई, तो x का मान यहाँ से निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/10 आ जाएगा। भाई सेम आ गया, क्यों भाई, सेम तो था ही, सेम था तो सेम ही आंसर आएगा। तो इसके भी दोनों मूल एक जैसे मूल ज्ञात हो गए। ठीक है, चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। तो भाई उदाहरण 1 कौन सा था हमारा, उदाहरण 1 वाला ये था हमारे पास। ठीक है, उदाहरण 1 की बात करें तो 1 में हमारे पास क्या आ रहा है कि निम्न स्थितियों में गणित रूप में व्यक्त कीजिए।
गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। खैर इसमें हमने क्या किया था, पिछली बार हमने देखा था कि इसमें हमने जस्ट इक्वेशन बना के छोड़ दी थी, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं। तो भाई दोबारा से इक्वेशन बना लेते हैं। क्या इक्वेशन थी हमारे पास, जॉन और जीवांत दो थे। जॉन ने क्या किया था, कुल मिलाकर मतलब इन दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे थे, ठीक है, दोनों 5-5। अब देखो दोनों को मिला के 45 है, यानी हम कह सकते हैं कि जॉन के पास, जो मैंने बताया था, मान लिया मैंने जॉन के पास x कंचे थे और जीवांत के पास कितने हैं, तो 45 - x होने चाहिए थे। यही बोला था। जब इनके 5 कंचे खो गए थे, 5 कंचे खोने के पश्चात, 5 कंचे खोने के पश्चात क्या हुआ, 5 कंचे जब खो गए तो उस कंडीशन में कह सकते हैं भाई इसके 5 कंचे खो गए तो क्या हो जाएगा, हम कहते हैं 5 कंचे खोने के पश्चात जीवांत के पास कितने बचे, तो x - 5, और सॉरी जॉन के पास, और जीवांत के पास कितने बचे, तो 45 - x - 5 होगा, जिसको हम कह सकते हैं 45 में से 5 गया 40 बचेगा, तो यानी 40 - x हो गया। ठीक है, ये चीज़ हमने निकाली थी। अब कहा था भाई इन दोनों का जो गुणनखंड है, खोने के बाद इनके पास का संख्या का गुणनखंड, दोनों का गुणनखंड 124 हो रहा है। यानी अब इसके बाद कह रहा था कि जो ये है x - 5 है और गुणे में 40 - x है, इनका गुणनखंड दे रखा है 124। ये हमने किया था। इसको जब हम गुना करते हैं तो गुना करते क्या आ रहा है, ये आ जाएगा हमारे पास 40x, यहाँ देख सकते हैं x को 40 से क्या 40x, x को x से करेंगे तो -x², और -5 को 40 से करेंगे तो 200, और -5 को x से करेंगे तो +5x बराबर 0। ये आ रहा है। इसको हम क्या करते हैं, पूरे को उठा के दूसरी साइड ले आते हैं, क्योंकि चलो हम नहीं ले आते, जैसा है वैसे लिख लेते हैं, -x², और ये 40 में से 40 और 5 45x हो गया, और माइनस में 200 बराबर में 0। ठीक है, अब हमारी समीकरण बन गई। अब इसको करेंगे हल। समीकरण हल कैसे करेंगे, तो -1 को करेंगे -200 से गुना, तो भाई -1 को -200 से गुना करेंगे तो ये तो आएगा 200 ही आ गया 200 ही। चलो भाई अच्छी बात है। अब हमें इसको ऐसे तोड़ना है, ये 45x है, इसको ऐसे तोड़ना है 45 को कि वो 200 आए, गुना करने पर जोड़ने पे 45 आए। तो क्या हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, इसको कैसे तोड़ेंगे, तो देखो एक चीज़ है, इन दोनों को गुना करके प्लस में आया था, मतलब जो भी तोड़ेंगे दोनों प्लस में ही आएंगे। ठीक है, दोनों प्लस में आएंगे क्योंकि यहाँ बीच में प्लस में है। तो हम इसको कर सकते हैं -x² प्लस में, क्या हम 40 और 5 में तोड़ सकते हैं इसको, क्या हम इसको 40 और 5 में तोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल 40 पंचे 200 आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पे हमने क्या किया, 40 और 5 ये 45 भी आ रहा है, और 40 गुने में 5 ये 200 भी आ रहा है, यानी दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है। तो 40 और 5 में हमने तोड़ दिया। इसमें से x का मान कॉमन लिया, तो कॉमन लेते ही यहाँ पर हमें -x कॉमन ले लिया। यहाँ पे -x कॉमन लेते ही क्या बचेगा, यहाँ पे x माइनस में 40, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे क्या 5, तो बचा क्या x माइनस में 40। ठीक है, तो इसमें सेम चीज़ आ गई x माइनस 40, तो x माइनस 40 को हमने ले लिया यहाँ पे, और ये बच गया तुम्हारा -x + 5। ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना आ रहा है, तो x का मान x माइनस 40 बराबर में 0 रखा, और -x + 5 बराबर में 0 रखा। यहाँ से x का मान आ गया 40। ठीक है, यहाँ की बात करें तो इस x को उठा के इधर ले आओगे तो 5 बराबर में x हो जाएगा, यानी x के दो मान आ गए, x या फिर 40 होगा या फिर 5 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जीवांत के पास या फिर 40 कंचे होंगे या फिर 5 कंचे होंगे। ठीक है, अगर जीवांत के पास 40 कंचे हैं, तो सॉरी जॉन के पास 40 कंचे हैं, तो जीवांत के पास कितने होंगे, 40 में से घटा देंगे तो 5 ही कंचे होंगे। ठीक है, तो यही इसने बोल रहा है कि हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो अगर यहाँ पर जैसे x को हमने किसको माना था, यहाँ पे x माना था, जॉन को माना था, तो x अगर जॉन के पास 40 कंचे हैं, तो जीवांत के पास कितने होंगे, तो जीवांत के पास होंगे 45 - x, मतलब 5 कंचे होंगे।
यहाँ की बात करें, अगर जॉन के पास 5 कंचे हैं तो जीवांत के पास कितने होंगे? तो भाई जीवांत के पास होंगे 45 माइनस 5, जो कि कितना आ रहा है? 40 कंचे हैं। तो ये इसके आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। चलो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें इसी के अगला उदाहरण जो है इसी में तो इसमें भी हमने देखा था भाई, एक उद्योग था। इसमें भी मैंने इक्वेशन करवाई हुई है, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि इसकी इक्वेशन कैसे बनाई थी। चलो मैं थोड़ा बता भी देता हूँ इसमें। तो एक उद्योग निर्माता था, उसने प्रत्येक खिलौने के लिए कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो इसमें हम कह सकते हैं खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या कितनी आ रही है? इसको मैंने मान लिया x माना है। ठीक है, खिलौनों की संख्या को x मान लिया। चलो जी, अच्छी बात है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मूल्य जो है वो कितना है, खिलौनों का मूल्य। तो जितना निर्मित हुआ था खिलौना संख्या, उसको अगर 55 में से घटा दे, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने पर प्राप्त होता है। यानी हम कह सकते हैं 55 माइनस एक्स जो है वो कीमत है। ठीक है, ये कीमत है। इतने रुपए के क्या हैं? वो खिलौने हैं। चलो भाई, अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या रखा है? किसी एक दिन कुल निर्माण लागत इतना है। कुल निर्माण लागत क्या होगा? तो भाई कितने का है, कितने बनाए हैं और कितने रुपए का है, दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो कुल आ जाएगा। यही होता है। चलो भाई, तो यहाँ पे कुल लागत की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो भाई जितने खिलौने बनाने हैं वो लिखा, और गुने में कितने रुपए का है वो लिख दिया। यही होती है कुल लागत। ये होगा ना, जो एग्जाम्पल पिछली बार भी दिया था मैंने कि भाई तुम्हारे पास 5 पेन है और हर पेन 10 रुपए के हैं, तो कुल पैसे कितने लगे? तो 5 दाएँ 50, यानी जो पेन की कीमत है और जो पेन की संख्या है दोनों को गुना कर दोगे तो कुल आ जाएगा भाई पैसा आपका लगा कितना। तो वही चीज़ यहाँ पर है, ये संख्या थी और ये रुपए थे, उन दोनों को गुना किया तो टोटल आ जाएगा। और ये टोटल दे रखा है 750। ठीक है, तो इसको अगर मैं अंदर गुना करता हूँ तो क्या आ रहा है? 55x माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में 750 है। यही है। अब क्या करते हैं हम, इसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो 0 बराबर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस में 750। ये आ गया। अब 0 इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद हम देखते हैं भाई, चलो भाई ये आ गया। अब इसको क्या करते हैं, 55 को तोड़ेंगे। 55 को तोड़े भाई, कैसे आ जाए 750? तो कैसे आएगा 750 भाई? तो 750 की बात करें तो इसको देखो, एक तो चीज़ है, एक को हम 750 से गुना करते हैं 750 ही आ रहा है। तो हम इसको तोड़ेंगे कि भाई वो आ जाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 25 और 30 को गुना करें तो कितना आएगा? माइनस में 25x मतलब 30x और 25x कितना होता है? 30 और 25 55 ही होता है। और 25 तिया 75, 750 आ रहा है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, मतलब हमारा आ रहा है। ये आ रहा है। अब यहाँ से इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है? इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास x माइनस 30 होते हैं। इसमें से 25 कॉमन आएगा माइनस का, तो आएगा x माइनस 30 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं x माइनस 30 कॉमन आ रहा है। कॉमन आते ही हम लिखेंगे इसको x माइनस 30 और x माइनस 25। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? तो यहाँ से x का मान निकलेगा 25। तो यहाँ से हमने दो वैल्यूज़ x की निकाल ली है और ये इसका आंसर आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि एक दिन में खिलौनों की संख्या या फिर 30 होगी या फिर 25 होगी, दोनों पे सेटिस्फाई करेगा। तो वही हमें निकालना था, एक दिन में कितने निर्माण होगा, तो ये निकल गया। चलो भाई, बहुत अच्छा, आप इसको नोट कर सकते हो। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन हमने ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो बताइए क्या होगा?
तो यहाँ हम देखेंगे दो संख्याओं ज्ञात करनी है, तो एक हम कहेंगे मान लो x, पहला वाला x, पहली संख्या, इसको हम करते हैं पहली संख्या जो है इसको मान लिया मैंने x। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी कितनी होगी? अब हमें पता है कि दोनों संख्याओं का योग है 27, तो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो दूसरी संख्या होगी 27 माइनस एक्स, यही होगा। अब इसने कह रखा है कि और इनका गुणनफल 182 है, यानी x को गुना कर दें हम 27 माइनस एक्स से, ठीक है, तो ये बराबर आ गया 0, 0 नहीं है, बराबर है 182, यानी इन दोनों का गुणनफल जो है वो 182, ठीक है। चलो भाई इसको अंदर गुना करते हैं तो 27x हो जाएगा, माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 182 हो जाएगा। इसको उठा के दूसरी साइड लेके जाते हैं, दूसरी साइड जाते ही क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस में 27x और प्लस में 182। चलो भाई ये चीज़ हो गया। अब 27 को हमें तोड़ना है, कैसे टूटेगा ये? तो 27 को तोड़ने के लिए देखो क्या क्या चीज़ें टूट सकती है 27 के लिए। तो 27 के लिए हम करें तो 27 को हम कर सकते हैं, मान लो जैसे कि 20 और 7 है, 20 और 7 करोगे तो नहीं टूट सकता। चलो हम इसके लिए क्या करते हैं, आपको पूरा तरीका 182 इस तरह से लिख लो। इसको हमने क्या किया, 2 से किया, कितना आ गया ये 91, ठीक है। अब किससे होगा ये, 7 से हो जाएगा, तो 7 से कितना हो जाएगा और फिर 13 से हो जाएगा, ये आ रहा है। देखो ये हमने निकाल लिया। अब इसमें हम देख सकते हैं भाई 27 कैसे आ सकता है, तो क्या ऐसे आ सकता है 7 दूनी 14, 14 और 13 27 आ सकता है? तो भाई बिल्कुल आ सकता है, 7 दूनी 14, 14 और 13 27 आ रहा है। तो देखो हमने क्या निकाला यहाँ से, 14 और 13 27 आ गया, तो मैंने लिखा 14 और 13 आ रहा है, इसका जोड़ भी 27 आ रहा है, और क्या 14 और गुने में 13 ये आएगा 182? तो भाई बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसी से तो निकाला है हमने। तो 14 को 13 से गुना करोगे तो 182 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 1 गुने में 182 पॉजिटिव था, तो दोनों पॉजिटिव में है, बिल्कुल सही। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में 14x और माइनस में 13x प्लस में 182, ये चीज़ आ गई है। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन बिल्कुल आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया, तो ये आ गया x माइनस में 14, और यहाँ से माइनस 13 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो माइनस 13 अगर कॉमन आया तो x माइनस में 14, ये चीज़ आ गई। चलो जी बहुत बढ़िया। अब इसमें देख सकते हो दोनों चीज़ें सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको मिटा ही देते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस 14 को एक बार लिख दिया, भाई x माइनस 14 कॉमन है, उसको एक बार लिख दिया। उसके बाद x माइनस 13 बचा, वो भी लिख देते हैं, और बराबर में 0 है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इसमें दोनों को अलग अलग लिखेंगे, मतलब x माइनस 14 बराबर में 0 और x माइनस 13 बराबर में 0। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 14 और x का मान आ गया 13, डन, खत्म हो गया। चलो भाई इसको आप नोट कर सकते हो। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। भाई इसने क्या कहा, दो क्रमागत, क्रमागत क्या होता है, लगातार, बताया था लगातार, यानी जैसे अभी 5 है तो अगला 6 होगा, 10 है तो अगला 11 होगा, और x है तो अगला क्या होगा, x है तो अगला x प्लस 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, मतलब एक x ले लिया और एक x प्लस 1 ले लिया, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक हो गए, ठीक है। इनके वर्गों का, जिनके वर्गों का योग, यानी इसका वर्ग किया और इसका वर्ग किया और इनका योग किया, जो कह रहा है वो देखो, दो क्या है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिख दिए, फिर कहा है इनके वर्गों का वर्ग लिख दिया, और फिर योग का है तो योग भी लिख दिया। ऐसा नहीं जोड़ के पूरे का वर्ग लिख दो, ऐसा नहीं, ठीक है ना। इसने कहा है वर्गों का योग जोड़ना है, वर्गों का योग करना है, जोड़ना है। इसको यहाँ पर करते हैं, ये आ रहा है 365। चलो भाई इसको अगर हम खोलते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यही होता है, ठीक है। इसके बराबर में आ रहा है 365। इसको ले सकते हैं एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 2x है,
और ये 365 उठ के वहाँ से इस साइड आएगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा, इधर जाके जाएगा तो एक तो प्लस का है तो 364 आ जाएगा। अब फिर से ये आ गया। अब देखो इसमें क्या है, इक्वेशन को हम छोटा भी कर सकते हैं अगर कॉमन आ रहा है तो। जैसे कि इन तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है इनमें। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो इक्वेशन छोटी हो जाएगी और इसे सॉल्व करना थोड़ा और आसान हो जाएगा। ये कितना है, 182 आ गया, 0 आ गया। इस 2 को इधर ले आके हम 0 कर सकते हैं। तो यानी हमारे पास जो समीकरण बन गई है x² प्लस में x माइनस में 182, ये बन गया। अभी थोड़ी देर पहले भी 182 आया था। तो उस 182 के फैक्टर क्या आए थे हमारे पास, तो उसको हमने किया था 2, 7 और 13। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया है तो 2, 7 और 13 आया था, ये चीज आया था 182 का। अब हमें देखना है भाई क्या चाहिए, x चाहिए। और पहली बात, एक को जब 182 से गुना कर रहे हैं, जब एक को हम 182 से गुना कर रहे हैं माइनस वाले से, तो ये -182 आ रहा है। पिछली बार प्लस आ रहा था, और प्लस आ रहा था तो हमने क्या 2 संख्या ली थी, दोनों को जोड़ा था। लेकिन माइनस आ रहा है तो यानी एक माइनस और एक प्लस होगा, तभी माइनस आ सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई क्या चाहिए हमें 1 चाहिए, यहाँ पे हमें यहाँ 1 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, 7 दूनी 14 और 14 में से 13 गया, भाई 1 ही बचेगा, बिल्कुल सही, 14 में से 13 गया, 1 ही बचेगा। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे 14x माइनस में 13x माइनस में 182 लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा। अब इसमें से x कॉमन आ रहा है तो बच गया x प्लस 14। इसमें से -13 कॉमन आ रहा है तो फिर से बच जाएगा, -13 कॉमन लेते ये आ जाएगा x प्लस 14। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, मतलब हमारे पास आ गया ये x माइनस में 13 और x माइनस प्लस में 14 बराबर में 0 आ गया। ठीक है, इसको हम हटा सकते हैं, हो गया। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x माइनस 13 बराबर में 0 आ रहा है और x प्लस 14 बराबर में 0 आ रहा है। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 13, और यहाँ से x का मान आ जाएगा -14, बिल्कुल सही। तो आप इसको नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज में बना लेता हूँ, कुछ ऐसा होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब इसने क्या देखा, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है आधार से, ऊंचाई जो है वो आधार से 7 कम है। आधार को मैंने x मान लिया, अब ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, मतलब x माइनस 7 होगा, यही होगा भाई। ऊंचाई जो है वो आधार से 7 कम है, मैंने लिख दिया भाई, ऊंचाई आधार को x माना, इसको x माइनस 7 लिख दिया। ठीक है, चलो भाई अच्छा है। यदि इसका कर्ण, कर्ण कितना है, 13 है, कर्ण इसे कहते हैं, ये 13 है। चलो भाई अच्छी बात है। तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करनी है। अब हमें मालूम है कि समकोण त्रिभुज से क्या याद आता है भाई, पाइथागोरस। पाइथागोरस परिमेय क्या कहता था, पाइथागोरस जी ने क्या बताया था कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब तथा आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि मैं बात करूं तो 13 का वर्ग जो होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होगा, x² प्लस में, ये किसने बताया था, पाइथागोरस जी ने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई 13 का वर्ग जो है इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। चलो अच्छी बात है। अब यहाँ से हम निकालेंगे द्विघातीय समीकरण। ठीक है, कैसे निकला, 13 का स्क्वायर 169, ये आ गया x² और ये आएगा x² प्लस में 7 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 49 माइनस में 2ab मतलब 14x आ जाएगा, ये आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं x² कितना होता है, ये आएगा 2x²। ठीक है, उसके बाद है -14x, वो भी लिख लेते हैं। उसके बाद है 49 और इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, तो यानी हम कह सकते हैं 49 माइनस में 169, यही आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर कह सकते हैं भाई 2x² है माइनस 14x है। अब 49 में से 169 गया तो 4 2 6 120 आ गया, ये चीज़ें हमारे पास आ गई। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो 2 कॉमन आ रहा है इसमें, भाई जो कॉमन आ रहा है कम कर दो, छोटा हो जाएगा इक्वेशन, मजा आ जाएगा। फिर 2 हमने कॉमन ले लिया, इसमें कॉमन लेते क्या हो जाएगा, x² माइनस में 7x माइनस में 60 बराबर में 0, ये 2 उधर जाके 0 हो जाएगा। तो यानी हमारे पास आ गया x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर में 0।
अब चीज़ें बताइए मुझे कि कैसे इसका फैक्टर होगा। बताइए कैसे फैक्टर होगा इसका। तो भाई 60 चाहिए हमें। 60 के लिए क्या करते हैं, हम साइड में लिख लेते हैं। भाई देखो, एक को 60 से गुना किया तो कितना होगा, -60 होगा। तो -60 का ही फैक्टर ले लेते हैं भाई, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, 60 का फैक्टर ले लेते हैं भाई। क्या आएगा, तो 60 को करेंगे 2 से किया तो कितना आ गया, 30। फिर 2 से किया तो 15, ठीक है। फिर 3 से किया 5, और फिर 5 से किया 1। ये इसके गुणनखंड आ रहे हैं। चलो अब इसमें से हमें ऐसा करना है कि देखो ये -60 आ रहा है, मतलब एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या लेनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो यहाँ -60 आ रहा है, तो भाई क्या करें, तो यहाँ हम कर सकते हैं, देखो 2 दूनी 4 और 5 दिया 15, 15 में से 4 गया 11 आ रहा है। नहीं भाई 7 तो नहीं आ रहा, तो भाई ये तो गड़बड़ है, ठीक है। चलो अब और क्या करें हम, तो हम करते हैं 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 10 में से 6 गया, ये कितना आएगा, तो 10 में से 6 गया 4 बचा, ये भी गड़बड़ है भाई, ये भी नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 में से 5 गया, तो 12 में से 5 गया तो कितना बचा, 7 बचा। बिल्कुल आ रहा है, 12 में से 5 गया 7 बचा। मतलब हम यहाँ से देख सकते हैं x² माइनस में 12x और प्लस में 5x माइनस में 60 = 0। इस तरह से चीज़ें आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे x कॉमन लेते हैं, x माइनस में 12 आएगा, और यहाँ पर 5 कॉमन, ये आएगा x माइनस में 12 आएगा, बराबर में 0। यहाँ से x माइनस 12 को हमने कॉमन ले लिया, और ये आ गया x प्लस 5 बराबर में 0। यहाँ से x का मान क्या आएगा, तो यहाँ से x के मान की बात करें तो x का मान आ रहा है 12, और यहाँ से x का मान आ रहा है -5। x का मान आ रहा है 12 और x का मान आ रहा है -5। चलो ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें नोट कर सकते हैं इसको। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट शायद हाँ, तो नेक्स्ट की बात करते हैं। तो इसमें क्या क्या रखा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। भाई एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण कर रहा है, चलो अच्छी बात है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। चलो हम पहले देख लेते हैं एक दिन, जो किसी दिन की बात कर रखा है। तो एक दिन नग या बर्तन जिसे कहते हैं निर्माण संख्या x मान लिया, ये है माना, मतलब हमने माना है कि भाई एक दिन में कितने निर्माण हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया भाई x निर्माण हो रहे हैं। उसके बाद ये कहना चाह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत जो है उस दिन के निर्माण के बर्तन की संख्या के 2 गुना से 3 अधिक है। यानी हम लागत की बात कर रहे हैं, यानी एक दिन के नग निर्माण की संख्या है, अब हम कर रहे हैं लागत। तो लागत कितना है, तो जितनी संख्या थी, यही चीज़ सेम आ गया हमारे पास भाई, जितनी लागत थी मतलब जितनी संख्या थी हमारे पास, उसके 2 गुने से, देखो क्या रखा है, 2 गुने से 3 अधिक है, यानी 2 गुना से 3 अधिक। भाई इसके 2 गुने से 3 अधिक हो गया, ये चीज़ हो गई। चलो भाई, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, भाई इसने ये क्या बताया है कि एक दिन में निर्माण लागत, दिन का निर्माण लागत नहीं है, ये एक नग के निर्माण की लागत है। यानी हम कह सकते हैं एक नग के निर्माण, मतलब भाई एक बर्तन की लागत जो है, एक बर्तन की लागत जो है वो ये है, ठीक है। और कितने बर्तन बनाए गए हैं, x बनाए गए हैं, चलो ठीक है। अगर उसने कहा यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये होती है, मतलब एक तो इतने रुपए का है, अब कुल इतने बनाए गए हैं, तो बोल रहा है कि टोटल रुपीज़ जो लाए हैं वो कितना है, 90 रुपये आए हैं, ठीक है। यानी हम कहते हैं वही जो पिछला क्वेश्चन में क्या था, वही पेन वाला एग्जाम्पल में बताया था कि भाई 5 पेन हैं और 10 रुपये के हैं तो 50 रुपये के होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर है, एक का मूल्य इतना है और हमने कुल x बर्तन बनाए हैं, तो टोटल पैसे कितने लगेंगे, मतलब कुल, वही बात कर रहे हैं, यदि कुल निर्माण लागत, तो हम वही कहेंगे यहाँ पर कुल निर्माण लागत
कुल निर्माण लागत कितना होगा, तो भाई इन दोनों को हमें गुना करना पड़ेगा। गुना मतलब x और 2x + 3 यही होगा। और हमें मालूम है कुल निर्माण लागत दिया हुआ है 90 रुपये, तो हम इसके बराबर 90 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमारी बनेगी द्विघातीय समीकरण। क्या बन रहा है, x को हमने अंदर गुना किया तो यह आ गया 2x², 3 से किया तो 3x प्लस बराबर में 90। ये चीज़ हो गया। इस 90 को उठा के हम इधर ले आते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 2x² प्लस में 3x माइनस में 90। ठीक है भाई, चलो ये हो गया। अब इसको मैं अलग से लिख, अब यहीं पे देख लो, 2 को जब 90 से गुना करोगे तो कितना आएगा भाई, 2 को 90 से गुना कर रहे हैं तो फिर 90 नहीं है, -90 है, तो -90 से गुना कर रहे हैं तो ये आ रहा है -180। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे तोड़ना है 3 को कि भाई उसको गुना करने पे तो आ जाए 180 और जोड़ने या घटाने पे अब यहाँ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। माइनस का मतलब क्या होगा, एक माइनस का आएगा एक प्लस का आएगा। ठीक है, चलो भाई, तो भाई 180 किसके फैक्टर, तो 180 के फैक्टर भी करके देख लेते हैं जिससे आप आसानी से कर पाओगे। और एक बार आदत हो जाएगी तो अपने आप बहुत फटाफट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से किया तो 90 आ गया, 2 से किया तो 45 आ गया, फिर 3 से किया तो 15 आ गया, फिर 3 से किया तो 5 आ गया। ये चीज़ आ गई हमारे पास। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई 3 चाहिए, डिफरेंस 3 चाहिए। तो मैं यहाँ से करता हूँ, देखो 2 दूनी 4 या 12 और यहाँ 5 या 15, 15 में से 12 गया, कितना बचा, 15 में से 12 गया 3 बच रहा है, और 15 को 12 से गुना करोगे तो 180 भी आ रहा है, यानी 15 और 12 बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। तो यानी मैं इसमें तोड़ सकता हूँ, कैसे, 15 और 12 की फॉर्म में तोड़ सकता हूँ। यानी हम समझ गए भाई 15 और 12 ही लेना है, जो कि 180 आ रहा है और घटा के भी 3 आ रहा है। ठीक है, चलो भाई इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ हम देख सकते हैं इसमें 2x² प्लस में 15x माइनस में 12x और माइनस में 90 बराबर में 0। ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन ले रहे हैं हम, तो x कॉमन ले लिया हमने, तो ये आ गया 2x प्लस में 15। अगर यहाँ से हम कुछ और कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारे पास 6, -6 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस में 15 आ जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं x -6, ये आ गया क्या, x -6, और ये कितना आ गया, ये आ गया 2x प्लस में 15 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, x -6 बराबर में 0 है और 2x प्लस 15 बराबर में 0 है। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 6 आ गया, और यहाँ से x का मान कितना आ गया, तो -15/2 आ गया। ये चीज़ हो गई। अब ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि भाई जो एक दिन में निर्माण लागत -15/2 हो गया, ये तो नहीं है। तो हमारा x की वैल्यू 6 हो सकती है। वैसे x का मान कितना आ रहा है, ये दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं उसकी। ठीक है, दोनों मूल इसके आ रहे हैं, और रियल में आंसर देखा जाए तो 6 ही इसका आंसर हो, क्योंकि नेगेटिव में जा नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ हमने देख लिया कि x का मान 6 आ गया। तो यहाँ हमने क्या निकालना था, और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। पहले तो x निकल गया 6, माइनस में होगा नहीं तो उसको हम कैंसिल करेंगे, ये वाला कैंसिल करेंगे, ये वाला ठीक है। अब कुल लागत बोला है, एक नग की लागत बोलते हैं। एक नग की लागत क्या थी, ये थी हमारे पास। तो एक नग की लागत, एक नग की लागत कितना होगा, तो 6 को जब इसमें गुना रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 गुने में 6 प्लस में 3, यानी हम कर सकते हैं 12 प्लस में 3 जो कि आ रहा है 15। यानी हम कह सकते हैं एक नग की लागत कितनी आ रही है, 15 रुपये आ रही है। ठीक है, चलो भाई ये हो गया क्वेश्चन आपका, आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको 100% मुफ्त शिक्षा मिल रही है 6ठी से लेकर 12वीं तक ऑनलाइन। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बता सकते हैं, और अपने रिश्तेदार, क्लास फ्रेंड सबको आप बता सकते हैं, जिससे उनको बिल्कुल फ़ायदा मिल सकता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।